क्या पढ़ा है इसमें बताओ। खैर आज को मुझे ही बताना, आपने नहीं बताना है। एक बार फिर पढ़ लीजिए, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आगे आ जाओ। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको हम कैसे पहचाने। उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़। एवरी एनिमल हैज़ सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ विच वी कैन नो अबाउट दैट एनिमल। वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ द दैट एनिमल। मतलब ये वो जानवर है, अर्थात टाइगर है, लॉयन है, एशियन लॉयन है, लेपर्ड है, डियर है। तो कौन सा जानवर है ये हम उसकी एक्टिविटी से देखकर ही पहचान सकते हैं। बट हियर द पोएट वांटेड टू टेल द सम स्पेसिफिक एंड यूनिक क्वालिटीज, dangerous qualities. Here in this poem, the poet has described about the dangerous and humorous qualities of wild animals by which you can know the name of the wild animals. जो qualities यहाँ बताई गई हैं इस poem में poet के द्वारा, उनसे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताई हैं जिसमें हंसी आती है हमें देख करके। कि अगर हम जाएंगे देखेंगे कि इस तरह से लायन हमारी तरफ आ रहा है और आपको लगे कि वो आपको खा जाएगा, तो हमें खा जाएगा तो फिर क्या पहचानने का क्या फ़ायदा, जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। तो हास्य पैदा, ह्यूमर भी पैदा किया है उसने, और कुछ जो है डेंजरस क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया। तो ये पोएम हम लास्ट टर्न पर समझा चुके थे, बता चुके थे आप लोगों को। ठीक है, ऑनलाइन जब क्लास ली थी तो ये पोएम कंप्लीट हो गई थी, इसके क्वेश्चंस रह गए और सेंट्रल आइडिया तो उसमें भी। लेकिन एज ए प्री रिकैप के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है लॉयन को पहचाना जा सकता है। एशियन लायन को आप कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में एशियन लायन की बात की गई है, सेकेंड स्टेंजा में उसने बंगाल टाइगर की बात की है कि बंगाल टाइगर अगर है तो उसको कैसे पहचानोगे। और थर्ड में उसने लेपर्ड की बात की है। हैज़ लेफ्ट यू, मतलब एक ऐसा जानवर जब आप घूम रहे हो अचानक और वो जो है आपकी तरफ जंप करे, क्या करे, जंप करे, तो समझ जाइए कि ये कोई है लेपर्ड है। और जंप भी कैसा करे कि वो टाइम ही नहीं देगा। ही डोंट गिव यू द टाइम टू एस्केप फ्रॉम हिज क्लचेज। उसके पंजों से या उसके जबड़े से, क्लॉज से आपको बचने का कोई समय ही नहीं। तो अगर ऐसा आपको एहसास हो रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा जानवर है, ये लेपर्ड है। इसी तरह से अलग अलग क्वालिटीज उसने बताई हैं, जैसे बियर है, बेयर है, और आपका हाइना है, क्रोकोडाइल है, और इसके अलावा कैमेलियन को भी बताया है, जो रंग बदलने वाला देखा होगा ना, विशेषकर जो है पेड़ों पर पाया जाता है, गिरगिट उसको हिंदी में कहते हैं, रंग बदलने वाला। तो कई इसमें क्रोकोडाइल्स के माध्यम से भी एक मुहावरा भी है क्रोकोडाइल में कि क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू, है ना, ये कहा जाता है। तो ये क्या है, किस लिए है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल टीयर है वो कैसे जो है इसमें आंसू बहाता है, क्यों बहाता है। जबकि हम उसका अगर एक्सप्लेनेशन करें दूसरे वे में, तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मम्मी पापा आपके घरों में पाए जाते हैं सभी के, और कई बार टीचर्स भी हैं, तो कई बार आपकी पिटाई लग जाती है कुछ गलतियों पर, और वो पिटाई आपकी नहीं होती, वास्तव में वो पिटाई जो है वो गलती की होती है। जो आपने गलती की है, कई बार बच्चे नुकसान कर देते हैं, कोई महंगी चीज़ है उसको गिरा दिया, तोड़ दिया, या ऐसी चीज़ है जिसको फैला दिया, तो उसके बाद उसकी गलती से फिर गुस्सा आता है मदर फादर को, पेरेंट्स को, तो पिट जाते हैं। कई बार बहुत मन से आपको पढ़ाया किसी टीचर ने, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निश्चित रूप से मैंने जो पढ़ाया इसका जो है ज़रूर रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा, और किसी पर्टिकुलर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तो ज़रूर बता देगा, और वो भी बताए ना बता पाए या गलत बताए। तो ऐसी स्थिति में कई बार टीचर को गुस्सा आ सकता है, वो आपको थप्पड़ मार सकते हैं, समझ रहे हो नहीं। तो इससे क्या होता है कि बाद में
प्रायश्चित करते हैं। कई बार पिटाई ज़्यादा भी हो जाती है, गुस्से में जो है पिटाई ज़्यादा हो जाती है और बच्चा रोने लगता है जो भी है, तो उसके आंसू को देख करके बाद में रिपेंटेंस होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स रिपेंट आफ्टर बीटिंग स्टूडेंट्स और देयर चिल्ड्रंस, तो उन्हें लगता है अरे नहीं यार गलत हुआ, मैंने ज़्यादा पीट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार क्या है कि मदर ने कर दिया है ऐसा या फादर ने, तो फिर वो हक करेंगे आपको गले लगाएंगे, नहीं बेटा चुप जाओ, ये है इस तरह से। क्या है ये गलती करने के बाद फिर वो कई बार हो सकता है मदर अगर ऐसा करती है तो उनके आंसू भी आ जाते हैं कई बार, बच्चे के साथ साथ वो भी रोने लगती हैं। मान लो गलती भयंकर की, लेकिन उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो गई बच्चे की, पिटाई होने के बाद बच्चा रोता है, सिसकियाँ भरते हुए रोता है, तो माँ देख नहीं पाती है उसको, पीटा उसी ने है, सिसकी उसी की वजह से ले रहा है, लेकिन फिर भी वो भी रोने लगती है। तो ये ऐसा माना जाता है, यहाँ जो गहराई है, जो डेप्थ है इसमें पोएम में, जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो क्रोकोडाइल है वो खा तो जाता है आदमी को, इंसान को खा जाता है झपटा करके, और खाने के बाद फिर वो अपने किए पर रोता है कि मैंने किसी की जान ले ली है अपने भोजन के लिए। ये प्रायश्चित तो बाद में ही होता है ना, हर चीज़ का होता है। यही मैसेज देना चाहता है कवि, जो पोएट जो है यहाँ। खाली ये तो हमने सिंपल मीनिंग पढ़ लिया कि नहीं क्रोकोडाइल टीयर्स है, ऐसा उछलेगा तो जान, इसको ह्यूमैनिटी पे भी तो लागू करके देखो। इस पोएम के पीछे मैसेज क्या है, कवि कहना क्या चाहता है। क्रोकोडाइल को तो सबने सुना है, ना भी बताया जाएगा तब भी कोई बात नहीं, टाइगर ऐसा करता ही है। ऐसे ह्यूमन बींग्स में भी लोग पाए जाते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं और नुकसान पहुंचा जाते हैं, तो उनसे सावधान रहना है। जैसे जंगली जानवरों में टाइगर से आपको सावधान रहना है, लॉयन से सावधान रहना है, बेयर से सावधान रहना है, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो हमारी मानव जाति है उसमें भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको अनावश्यक बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, अनावश्यक कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे कि भाई ये ले लो, ये खा लो, पैसे भी नहीं लेंगे आपसे, लेकिन उसके पीछे उनकी नीयत क्या है, उसके पीछे उनकी सोच क्या है। 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार आपको किसी ने खिला दिया, पैसे खर्च कर दिए, मान लो 10 रुपये का आज खिला दिया, कल 20 का खिला दिया, कल समोसा खिला दिया, परसों मोमोज खिला दिए, उससे पहले जो है उसने पिज्ज़ा खिला दिया था, ठीक है। और वो कब तक खिलाता रहेगा और आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ज़रूर है आपको हानि उठानी पड़ सकती है उस आदमी से या उस लड़के से, या कोई भी एक्स्ट्रा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री में नहीं खिला रहा है, उसकी इंटेंशन कुछ गलत है पीछे। ऐसे ही हमें बाद में प्रायश्चित होता है, हमने खा तो लिया, आप भी तो फ्री का खा रहे हैं तो गलत है ना। आपके मन में भी 1% ऐसा भ्रम आ जाए कि हाँ वास्तव में खिलाया तो है इसने इतनी बात, लेकिन इसका एहसान कैसे चुकाया जाए या क्या, तो ऐसा बचिए ना, पहले से ही बचिए, मत खाइए। एक बार किसी ने खिला दिया, अगली बार आप अपने पैसे से खिलाइए ना उसको, नहीं भाई आज हम देंगे, पैसे हम देंगे, बात बराबर हो जाएगी, वो समझ जाएगा। तो कई बार हमें गलती के बाद एहसास होता है कि हमने ये गलती कर दी, तो वही है क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब ये नहीं है कि घड़ियाली आंसू। कई बार इसका जो सेंस है 2 तरीके का सेंस है। एक तो ये है कि कई बार कोई गलती हो गई, झूठ मूठ के आंसू बहा रहा है। कई बार जैसे देखा होगा ना आपने, मर्डर कर देते हैं, आपने देखा होगा अखबार में आता है कि प्रेमी प्रेमिका ने किसने, जैसे अभी एक बहुत हाईलाइटेड था, वो मेघालय में जा कर के उसकी शादी हुई थी, उस महिला ने उसको अपने पति को गिरा दिया, मार दिया मिल करके, और फिर उसी की लाश पे फिर आदमी रोता है, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द क्रोकोडाइल टीयर्स, शी वेप्ट लाइक द क्रोकोडाइल टीयर्स। एक तो वो सेंस भी है इसका। दूसरा सेंस क्रोकोडाइल का क्या है वास्तव में, जो क्रोकोडाइल है खुद अपने आप में, वो आखिर क्यों रोता है, तो उसका सेंस यही है कि वो पहले किसी की जान ले लेता है, अपने भोजन में वशीभूत है, और भोजन के चक्कर में हम जान ले लिए, जान लेने के बाद जो है वो फिर उस पर प्रायश्चित करता है कि यार गलती, तो वो रोता है। वो वाले आंसू हैं उसके, एक्चुअल में वो वाले आंसू हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मदर फादर का एग्जाम्पल दिया। टीचर्स तो खैर चलो कई एक बार नहीं रोता मिलेगा, लेकिन कई बार हगिंग करते हुए मिल सकता है। थप्पड़ एक मारना चाहिए था गलती पे, लेकिन मार दिए 4, और 4 थप्पड़ मार दिए, बच्चा रोने लगा, और लगा कि अरे तो रो रहा है, तो फिर उसे
बच्चे को, बेटा तुम्हारी गलती पे मारा मैंने, ऐसा, चलो भले ही आंसू ना आए लेकिन रिपेंटेंस तो कर रहा है वो भी ना, प्रायश्चित उसे हो रहा है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि गलती के बाद हमारे समझ में आती है, गलती कर देते हैं उसके बाद हम प्रायश्चित करते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, आपने देखे होंगे, यहाँ भी हैं, अन्य कॉलेजेस में भी हैं, कई बार हम लापरवाही कर देते हैं मेहनत करने में, पढ़ाई करने में, और पढ़ाई अच्छे से नहीं की और बाद में जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट हमारा फेलियर वाला आ जाता है, मान लो हम असफल हो जाते हैं, तो हम रिपेंटेंस करते हैं। क्यों करते हैं? अपने अन्य साथियों को देखकर। आपको लगता है कि यार वो तो पास हो गया, वो भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, मैं फेल हो गई, तो आपको उस समय तो लगेगा, जेलसी सी महसूस होगी, यार इसने, ये भी तो मेरे साथ पढ़ता था, ये मेरे साथ पढ़ती थी, लेकिन ये पास हो गया, मैं फेल हो गया। बाद में जब शांत दिमाग से आप सोचोगे तो आपको रिपेंटेंस होगा, प्रायश्चित होगा, पछतावा होगा कि नहीं, जितनी मेहनत इसने की है उतनी मैंने नहीं की थी। ये क्या इंटरवल का समय था, उस समय भी अपना होमवर्क करती रहती थी और मैं बाहर खेलती रहती थी, किसी भी खाली पीरियड में देखा तो मैं ये पढ़ती रहती थी और मैं खेलती रहती थी। तो ये बातें बाद में याद आएंगी, काश मैं भी ऐसा कर लेती तो ये असफलता नहीं हाथ लगती, सफलता मिलती मुझे। तो ये रिपेंटेंस, तो गलती तो कर दी ना पहले, लापरवाही तो कर दी ना, नहीं पढ़े ना पहले, तो नहीं पढ़े तो उसका फल क्या मिला? असफलता मिली, फेलियर मिली। तो ये मैसेज देना चाहता है कवि कि क्रोकोडाइल टीयर्स ऐसे ही नहीं है, वो उसे दुख होता है, और आदमी दुख में या गुस्से में, या जो दो चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो क्रोध में बहुत बड़ी भयंकर अपराध कर देता है आदमी क्रोध में, या फिर जो है अपनी भावनाएं अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फीलिंग्स, व्हेन आवर फीलिंग्स आर अनकंट्रोलेबल। जैसे किसी को कुछ दारू पीने की आदत पड़ जाती है, नशा करने की आदत पड़ जाती है, तो उसे उस समय पे वो नशा चाहिए। एक आध बार कोई 10 बार 20 बार अगर उसने ऐसा काम कर लिया तो फिर वो एडिक्ट हो जाए। अब उसके पास पैसे भी नहीं है, मदर फादर ने भी पैसे नहीं दिए, और नशे की तलब लगी हुई है उसके अंदर कि नहीं यार मुझे दारू पीने को मिल जाए, या मुझे ये इंजेक्शन लगाने के लिए मिल जाए। तो वो क्या करेगा? पैसे, वो तो चीज़ पैसे से मिलेगी ना, मेडिकल स्टोर हो गया, इंजेक्शन एक आध बार उधार दे दिया, लेकिन लोग बोले नहीं पिछले पैसे दो फिर लेना। अब उसके पास काम करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं चोरी कर लेगा। क्या करेगा? चोरी, या घर से कोई ऐसा आइटम चुरा के ले जाएगा, जैसे ज्वेलरी ले गया या कुछ और ले गया। और कई बार घर वाले अगर बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं तो वो मर्डर भी कर देता है। फीलिंग्स का ही तो खेल है वो। एक सबसे बड़ी ज्वलंत घटना, शायद आपका तो जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, एक घटना हमारा ही होम डिस्ट्रिक्ट में अमरोहा है, तो अमरोहा के पास में एक जगह है बावनखेड़ी। तो बावनखेड़ी में शबनम कांड, आपने नाम सुना होगा, कभी कभी आता है ना शबनम। तो शबनम कांड में क्या हुआ था? यही तो हुआ था, फीलिंग्स थी। प्रेमी प्रेमिका के रूप में थे वो, उसको किसी से प्रेम था तो उसमें बाधा पूरा परिवार बन रहा था कि नहीं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होगी, बिकॉज दैट बॉय इज नॉट परफेक्ट टू बिकम आवर दामाद। यूँ मान के चलिए, उसके फादर टीचर थे, घर में अच्छा था, मतलब पैसे वाले लोग थे लड़की के। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हारी वहाँ शादी नहीं करेंगे, वो हमारे घर का दामाद बनने के योग्य नहीं है। तो अब उसे लगा कि ये सारी फीलिंग्स, और एक दिन जो है रात में दोनों ने प्लानिंग बनाई और दोनों ने जो है 7 लोगों की मर्डर कर दिया था रात में, 7 मर्डर्स अपने प्रेमी के साथ मिल करके। उसने जो है एक तो छोटा बच्चे को भी मार डाला था, शायद एक परिवार को कोई बचा था हैं, हाँ, जो रात में सोए हुए थे ना, सब परिवार के लोग थे। और उसकी कैसे प्लानिंग बनाई, अपने प्रेमी को बुलाया, वो कुल्हाड़ी या जो भी काटने का सामान लेकर के आया था। उससे पहले तो उसने नशे की चीज़ खिलाई, उसमें दवाई डाल दी खाने में। बड़ी लड़की थी वो, तो जवान लड़की थी, तो खाना वाना बनाया होगा उसने कुछ दवाई डाल दी तो उससे जो सारे बेहोश हो गए। और फिर उसे फ़ोन करके बुला लिया कि ऐसे ऐसे आ जाओ, तो उसने सबको मर्डर करवा दिया था। एक आध कोई बच्चा था या कुछ सा छोटा, उसने नहीं कहा, उसको भी मरवा दिया था। लगभग पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, एक आध कोई बचा था या नहीं। तो किसका खेल था वो? फीलिंग्स का। फीलिंग्स, प्रेम की हवस, समझ रहे ना, उस हवस ने उसे पागल कर दिया। जिन्होंने जन्म दिया उनको ही मार डाला। तो जो आदमी 2 ही चीज़ों से अपराध करता है, और भूख है, जैसे ये तो एक्सपेरिमेंट है, साइंस में किसी टीचर से पूछना,
जो भूख होती है, इंसान होता तो इंसान को खा जाता, कच्चा चबा जाता है। नहीं आई बात समझ में? होता है ऐसा, ये साइंटिफिक रीजन है। किसी कमरे के अंदर 4-5 लोगों को बंद कर दिया गया, 4-5 लोगों को बंद कर दिया गया, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, पीने के लिए भले ही पानी रख दिया गया हो, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो जब नहीं खाने को मिला तो 4-5 ने मिलकर के जो सबसे कमज़ोर था पहले उसे मारा, उसको मार करके उसको खा गए, कच्चा खा गए उसको खाने के बाद धीरे धीरे जो है फिर 2-4 दिन के लिए उनका पूर्ति हो गई खाने की। उसके बाद फिर दूसरे को मार लिया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, लास्ट में एक ही जिंदा बचा, क्योंकि फिर जो कमज़ोर भारी पड़ता गया वही बच पाया, जो ताकतवर था, जो नहीं मर पाया बाकी सबको ऐसे ही खा गया। तो भूख में समझ गए ना, फीलिंग्स, वो कुछ जैसे क्रोध हुआ, भूख हुई या ओवर फीलिंग्स हुई, तो वो जो है कंट्रोल नहीं होती। जैसे पोइट्री में कहा गया है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पावरफुल फीलिंग्स जो है वो उसी तरह से ओवरफ्लो होती हैं जैसे दूध उबल जाता है। दूध उबल जाता है ना, किसी बर्तन में जरा सी नज़र बची एकदम से दूध बाहर निकल जाए। ऐसी फीलिंग्स जब बाहर निकल गई तो मतलब वो कोई ना कोई अपराध करेंगी, बड़ी गलती करेंगी, ब्लंडर करेंगी जिसका समाधान नहीं है। तो आपको इसका मैंने ह्यूमन मीनिंग बताया कि मैसेज क्या देना चाहता है क्रोकोडाइल टीयर्स के माध्यम से। रिपेंटेंस तो होता है हमें, लेकिन कुछ गलतियां करने के बाद होता है। ज़्यादातर लोगों को 10% ऐसे हैं जो गलतियां करते ही नहीं, ना के बराबर गलती करते हैं, भूल से होती है। अचानक गलती हो जाए, किसी भूलवश गलती हो जाए, कोई बात नहीं है। आपको 10 सवाल करने के लिए दिए, 10 में से 6 गलत हो गए, 4 सही हो गए, कोई आपको मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं। 6 गलत हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा करो, मैं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, इस तरह से होगा। लेकिन आपने वो करने का प्रयास ही नहीं किया, अगले दिन आए तो कुछ भी नहीं, कोरा मामला, फिर 10 सवाल दिए तो बोले नहीं, करे ही नहीं। तो इसका मतलब प्रयास ही नहीं किया ना, तो वो तो ब्लंडर हो गई ना, आपने प्रयास ही नहीं किया। तो ये है, इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा, मैं वो लिखा रहा हूँ, आप साथ में चाहें तो लिख लें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हैं जैसे, उससे आपको क्लियर भी होगा, और बच्चे जो अन्य स्कूलों में देख रहे होंगे उन्हें तो लिखना ही है ना। तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वाली जो बात मैं बता रहा था आपको वही है। व्हाट इज द फेमस सेइंग, सेइंग कहते हैं कहावत, एक कहावत है जो क्रोकोडाइल के बारे में, एसोसिएटेड with crocodile जो crocodile से रिलेटेड है, एंड व्हाट डज इट मीन, एंड व्हाट डज इट मीन। इसका आंसर देखिए आप क्या है। The famous saying associated with crocodile is that of shedding crocodile tears, shedding double D है, shedding crocodile tears। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा है इसको। It is
It actually means it actually means tears और एक्सप्रेशन, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति ऑफ सोरो, दुख की अभिव्यक्ति वो करता है, दैट आर इनसिंसियर, insincere and sad to be so named from a belief that crocodile wept, crocodile रोता है, wept while eating their prey, प्रे कहते हैं शिकार, जब वो अपने शिकार को खाता है तो वो रोता है। ये समझ में आया? द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल इज दैट टू शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, जैसे ये कहावत है ना, ये मुहावरा है, इडियम है कि शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, इट एक्चुअली मींस, इसका वास्तव में मीनिंग है टीयर्स और एक्सप्रेशन। टीयर्स मतलब आंसू नहीं बल्कि वो उसकी अभिव्यक्ति है, क्या है वो एक्सप्रेस करना चाहता किसको, ऑफ सोरो, अपने दुख को, दैट आर इनसिंसियर एंड सैड टू बी सो नेम्ड फ्रॉम अ बिलीफ, जैसे कि विश्वास माना जाता है क्रोकोडाइल टीयर से, तो इनसिंसियर माने ऐसे भोले भाले लोगों को जिनको खा जाता है, इनसिंसियर वो अबोध अवस्था में, उसे उसको भावनाओं को कंट्रोल नहीं रहता, उनको खा जाता है, और सो नेम फ्रॉम अ बिलीफ, और इसे इसके नाम से विश्वास दे दिया गया, मतलब ये एक मुहावरा बना दिया गया, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू। तो बिलीव दैट क्रोकोडाइल wept while eating their prey, कि किस तरह से जब वो खाता है ना किसी को तो फिर रोता है, खा भी रहा है और उसके बाद रो रहा है, लेकिन हम उसको सही नहीं मानते, हमारा समाज आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि पहले तुमने अपराध कर दिया, रो रहे हैं, उसके बाद जो है हम उसको क्यों माने सही, हम उसको सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई सही? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपके पैर दब जाता है उसका, तो वो कहता सॉरी, कहता है ना, लेकिन कई बार जो है आपको लगेगा कि इसने कहीं जानबूझ के तो नहीं दबाया, जानबूझ करके तो नहीं दबाया, तो या वो ऐसा 2-3 बार ऐसा हो जाए तो आपको लग जाए कि जानबूझ के कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका विश्वास उठ जाएगा कि उसकी सॉरी, फिर आप बदला अगर मजबूत हो तो फिर आप जोर से और मारोगे तब कहोगे सॉरी कि अब दर्द हुआ। तो इसलिए ऐसी फीलिंग्स पर समाज यकीन नहीं करता, तो इसे झूठे आंसू कहा गया, व्हाइल इट इज द रियल टीयर, लेकिन क्रोकोडाइल के हिसाब से देखें तो ये वास्तविक आंसू हैं, सच्चे आंसू हैं,
लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, झूठे आंसू। ये बन गया परसेप्शन। तो ये इस क्वेश्चन का सेंस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लायन इन दिस पोएम? व्हाट डज द पोएट से about the Asian lion? Asian lion in this poem. In this poem. In this poem. इस पोम में क्या कहता है एशियन लायन के बारे में? देखो इसका आंसर क्या बनेगा। The poet says that Asian lion, the poet says that Asian lion is a large beast. Large is a large beast. Beast जानते हो क्या है? Beast means animal. It's a large beast. जो एशियन लायन है वो अपने आप में बड़ा होता है, big in size, large beast. He is brownish yellow in color. He is brownish yellow in color. और कलर उसका कैसा होता है? brownish yellow. He is found in forest of the eastern country. He is found in the forest of eastern countries. कहाँ पाया जाता है ये? ईस्टर्न कंट्रीज में ऑफ द वर्ल्ड, और his roar is very loud and terrifying. His roar is very loud and terrifying. Loud and terrifying. उसकी जो दहाड़ होती है ना, बहुत डरावनी और आतंकित करने वाली होती है। ये इसकी फीलिंग्स हैं, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं इसकी एशियन लायन। The poet says that Asian lion is a large beast, or he is brownish yellow in color, और